अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेसरोम साथ में हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, वफाकी हुकूमत ने कल कौमी असम्बली में बजट 2021 और 22 पेश कर दिया है, जिसका मजमूई जो कुल तखमीना है बजट का वो रखा गया है 8,487। महसूलात का हदफ 5,829 अरब रुपए और बजट का सारा 3,990 अरब रुपए रखा गया है। बजट कैसा है, क्या आम आदमी को इससे रिलीफ मिलेगा, क्या टैक्सेस की शरह को कम किया गया है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जावेद मसूद ताहिर भट्टी साहब। आप साबिक चेयरमैन हैं एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के। उनके साथ मौजूद हैं रहमतुल्लाह वजीर साहब। आप साबिक मेंबर पॉलिसी हैं बिहार के। उनके साथ मौजूद हैं शाहिद हुसैन असद साहब। आप साबिक तर्जमान हैं बिहार से, बहुत प्यारे हमारे दोस्त हैं और बहुत ही सीनियर हैं, जिन्होंने पूरी उम्र इस टेस्ट निज़ाम में गुजारी है और टेस्ट को बहुत करीब से जानते हैं। जावेद मसूद ताहिर भट्टी साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, ये बताइएगा, जो कल वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया है, आप इसके खत-ओ-खाल को किस तरह देख रहे हैं? बजट जाहिर है कि जो भी बजट आता है हमारे यहाँ कुछ रिवायात के मद्देनजर रखते हुए आता है, तो उसमें हमेशा उस पर तनकीद भी की जा सकती है, तौसीफ भी की जा सकती है। हुकूमती अराकीन जो है हमेशा उसकी तौसीफ करते हैं और तनकीद करने वाले अपोजिशन उस पर तनकीद करती है। तो जाहिर है कि पिछले कुछ अर्से कोविड-19 सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पे भी बहुत मसाइल रहे और माशी तौर पे और सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब हुई। तो इसलिए इन हालात में हमें इस पहलू को मद्देनजर बजट को मद्देनजर रखना पड़ेगा। मैं यहाँ सिर्फ 2-3 चीज़ों को, एक तो जब तक अवामी लेवल पे ग्रासरूट लोग वो कोई इनकलाबी या बड़ी तब्दीली नहीं होगी, लेकिन ये कोशिश की जाती है कि कम से कम इतना रहे कि लोग उसको सही तरह से कोई इस्तेफादा हासिल कर सकें। जो उनके हालात खराब हुए हैं कुछ कोविड की वजह से और कुछ समझते हैं कि तनकीद की जाती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से, इसलिए मैं इस लिहाज से नहीं करूँगा। मैं फौरी तौर पे समझते हुए कि 2 चीज़ों को करूँगा। एक तो जो बजट की शरह को टैक्स कम किए गए हैं, कुछ चीज़ों पे कहीं विद होल्डिंग ख़त्म की गई है, ये एक अच्छा इक़दाम है और अब देखना ये है कि उसका फ़ायदा क्या जनरल पब्लिक तक जाता है या नहीं जाता। दूसरा जो मैं अभी सामने मेरे से था, एक जो तनख्वाहें 10% बढ़ाई गई, वो भी मैं समझता हूँ कि ये बहुत कम रेशो, इससे ज़्यादा फैसिलिटीज, लेकिन वो हालात की वजह से ये बेहतर होगा कि अगर इसको मजीद बढ़ाया जाए। पेंशनर की पेंशन, क्योंकि मैं खुद जाहिर है कि पेंशन पे से हूँ, तो जाहिर है कि मैं ज़्यादा अहमियत इसको ही दूंगा, लोग इंतजार भी कर रहे होंगे इसके लिए। तो पेंशन 10% बढ़ाई गई, हालांकि वो ये कोई 2-3 साल के बाद ये बढ़ाई गई है, तो इसको भी हालात को देखते हुए इससे बेहतर किया जा सकता है अभी, क्योंकि बजट ने अप्रूव होना है, पास होना है असेंबली से, तो ये प्रपोजल मजीद इस पे और किया जा सकता है। इसी तरह से जो गाड़ियों के इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं वो हमारे यहाँ अभी तक इस लेवल पे नहीं आना शुरू हुई, उसकी इंपोर्ट भी नहीं है। अगर वो यहाँ बनती है तो उस पे जो टैक्स में काफी छूट दी गई है, तो वो भी नजर आ रहा है कि उसके बेहतर नताइज निकलेंगे आगे। तो बाकी जो भी चीजें जाहिर है कि लेकिन कम्युनिटी के लिहाज से, जैसे गंदम हर आदमी ने इस्तेमाल करनी है तो उसका रेट बढ़ता जा रहा है, इधर भी कंसिडर किया जाना चाहिए कि इसको किस तरह से रेट कंट्रोल किया जाए और किस तरह से इसको हमारे यहाँ जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का तनासुब सही नहीं रहता, इन चीज़ों को देखते हुए। इसी तरह से टेलीफोन के हवाले से कि टेलीफोन पे भी जो मोबाइल सेट्स के जो है वो है, उसके ऊपर भी अभी टैक्स जो है वो इस वक्त तो कहते हैं कि वो अभी देखें क्या करते हैं, तो बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है। तो ये चीज़ें जाहिर है कि उस वक्त तक सही तरह से, जब तक कि आवाम को, जनरल पब्लिक तक ये फवायद ना पहुँचे, तो मैं ये समझता हूँ कि उसको ये ख्याली चीज़ें होंगी। और अब क्योंकि हुकूमत भी अपने 3 साल मुकम्मल कर चुकी है, उन्होंने आगे को डेवलपमेंट को भी शो करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट्स ने जो कुछ की उसके साथ कंपैरिजन जब किया जाएगा तो ये एक बड़ा मुश्किल मरहला हो जाएगा। अल्लाह करे कि इनको बेहतर तौर पे मौके मिले। और ये जो कह रहे हैं कि कहा जा रहा है कि अभी हमारे बजट में हम डेवलपमेंट को भी आगे करना चाह रहे हैं, तो देखते हैं कि हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अब बिजली का प्रॉब्लम जाहिर है कि ये चल रहा है और ये बहुत मसाइल
इसके लिए फिर दोबारा बढ़ना। अब गर्मी के मौसम में अब हर जगह बिजली, कराची में भी, मुल्तान में भी, इस्लामाबाद में भी बिजली की लोड शेडिंग ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसका भी जाहिर है कि देखें किस तरह से इसको कवर अप करते हैं। तो ये बजट में इस किस्म की चीजों का अभी तक हमें कोई इतना बड़ा यानी वो नजर नहीं आ रिलीफ नजर रहा। नहीं आ रहा। रहमतुल्लाह वज़ीर साहब, आपने भी बहुत पूरी जिंदगी अपने टैक्स निज़ाम में गुजारी है, टैक्स को बेहतर करने में गुजारी है, टैक्स कलेक्शन को बेहतर करने में गुजारी है। 5,829 अरब का जो महसूलात का हदफ रखा गया है, क्या आप समझते हैं एफबीआई की मशीनरी इस टारगेट को कोरोना की सूरत में पूरा कर पाएगी या नहीं? बात यह है कि जो इस साल का इनका टारगेट था वो ज्यादा था, लेकिन अब उन्होंने इसको आज जो खजाना साहब ने फरमाया है कि 4,700 अरब हो जाएगा। तो और इन अगले साल का जो इन्होंने 5,829 अरब का रखा है, जाहिर है बहुत चैलेंजिंग टारगेट है। लेकिन अगर हम इसकी वर्किंग कर लें कि जो 4,700 है, इसका एक हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ अगले साल का रखा है 5% है, और इन्फ्लेशन रेट हमारा 8% का टारगेट, 8.2%, तो ये 13% होता है। तो ये तकरीबन 611 अरब इसमें से हो जाएगा यहाँ से। और इन्होंने जो बजटरी मेजर्स लिए हैं वो तकरीबन कल तक तो उन्होंने कहा था कि जी जो एपीडीएम लगा रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर पे, वो 100 अरब के करीब उसका होगा, क्योंकि जो 3 से ज्यादा का कॉल होगा उस पर 1 रुपए एपीडी होगा, और जो एसएमई वगैरह होंगे, एसएमएस वगैरह होंगे, उससे 3 रुपए। लेकिन आज उन्होंने ऐलान किया कि वो विड्रा कर लिया है। मेरा ख्याल है हुकूमत सुर्खी से बच गई है, क्योंकि ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है टेलीकॉम सेक्टर की सर्विसेज पे, ये अपने इस्लामाबाद के कैपिटल टेरिटरी में तो लगा सकते हैं, लेकिन प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट प्रोविंसेस सिर्फ लगा सकते हैं। मेरा ख्याल है इन्होंने अच्छा कदम किया कि फौरन उसको विड्रा करना पड़ा उनको। तो इस तरह इनका तो तकरीबन ये 406 अरब बनता है। तो 406 अरब में ये कह रहे हैं 242 अरब इनकी जो वो है एफर्ट्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स होंगे और ऑटोमेशन से करेंगे। तो टोटल 406 अरब। तो ये अगर आप इसमें 4,700 में 611 ऐड करें और वो करें, तो ये तकरीबन 5700 अरब के करीब 5,700 हो जाता है। तो 5,829 अरब तो शायद फिर भी नहीं होगा। ये टारगेट वाकई बहुत चैलेंजिंग है, और इसमें बिहार को बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी ऑटोमेशन से। और इन्होंने जो हर साल होता है कि जी ये हम एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट से 242 अरब करेंगे, मैं समझता हूँ ये बहुत मुश्किल होता है। ये इनके पास 50-60 अरब या 70-75 अरब से ज्यादा नहीं आएंगे। तो टारगेट मेरी नजर में बहुत चैलेंजिंग है, बिहार के लिए बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट करनी पड़ेगी, और मेरा ख्याल है कि ये फिर भी 200-250 अरब की कमी पड़ेगी इनको। रहमतुल्लाह वज़ीर साहब, 3,990 रुपए जो हमारा बजट खसारा है, इसको हम किस तरह कम कर सकते हैं, किस तरह खत्म कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि इसके तो एक तो तरीका सबसे बड़ा यही है कि आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो रेवेन्यू तो इनको बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो रेवेन्यू एफबीआर की कलेक्शन होती है वो कंसोलिडेटेड फंड में जाके 57.5% तो सूबों को चला जाता है। इनके पास तो सिर्फ उनमें से 42.5% रहता है। और ये जो उसके अलावा जो इनके मेजर्स हैं उसमें तो इन्होंने एक पेट्रोलियम लेवी का उन्होंने कहा कि जी शायद वो टोटल मिला के 600 अरब का उधर से आ जाएगा। तो बाकी मेरा तो ख्याल है कि इनको अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है उनकी तरफ देखना पड़ेगा, लेकिन वहां भी ऑप्शन मुझे कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने डिफेंस को दिया है 1300-1350 बिलियन का, और उसके अलावा जो 1370 बिलियन का जी 1370 बिलियन का, और इन्होंने इसको जो हमारा कर्जा है उस पे जो इंटरेस्ट है, सूद है, वो बहुत बड़ा चंक है। 3,060 अरब रुपए, 3,060 अरब रुपए का सूद की अदायगी के लिए है सर। 3,060 अरब रुपए यहाँ से अदायगी है। तो मैं समझता हूँ कि इनके ऑप्शन जो है वो बहुत लिमिटेड है, और ये बिहार की कलेक्शन जो है उसमें भी कमी आएगी। तो ये 3,900 की बजाय ये आप समझो 4100-4200 अरब पे जाएगा, और ये जो खजाना है 10% से भी ज्यादा हो जाएगा। फिस्कल डेफिसिट तकरीबन 10% भी पहुंच जाएगा।
तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, जो 8% का टारगेट है वो नहीं पूरा हो सकेगा, और यहाँ गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर को कर्टेल करने पड़ेंगे, और यहाँ पे उनको जो APR की कलेक्शन है वो उसमें मजीद कंसंट्रेशन करने पड़ेगी। नॉन पायलट के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा किया है कि जो नॉन पायलट है उनके बिजली के बिल में पहले 75,000 का अगर किसी का बिल होता था, उससे ज्यादा होता था, तो 7.5% वो बिजली के बिल में इनकम टैक्स देना पड़ता था। अब उन्होंने उसको कम करके 25,000 बिल का कर दिया, बशर्ते कि वो नॉन पायलट है। और उसके बाद ऑटोमेशन से इनको टैक्स, दुनिया भर में टैक्सेशन की जो एवेजन है वो सिर्फ ऑटोमेशन से कम हुई है। अगर आप यूरोप को देखें, अमेरिका को देखें, इवन डेवलपिंग कंट्रीज को देखें, तो ऑटोमेशन पे, और ऑटोमेशन का सबसे बड़ा अयूबी साहब प्रॉब्लम ये है कि नादरा वाले प्रोविंशियल गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर APR के साथ कोई ताउन नहीं कर रहा है। जब तक ये ताउन नहीं करे, और बिजनेसमैन भी नहीं कर रहा, बिजनेसमैन भी तैयार नहीं है ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के लिए, तो ऑटोमेशन जब तक नहीं आएगा, हमारे पास टैक्स के निजाम में जो खराबियां हैं और टैक्स एवेजन है, इसको खत्म करना है, ख्वाब ही रहेगा, मैं ये कहता हूँ। ठीक है नाज़रीन, यहाँ हम छोटा सा लेते हैं ब्रेक से बाद शाहिद हुसैन असद साहब से हम पूछेंगे, क्योंकि वो तर्जमान भी रहे हैं, बिहार के मेंबर पॉलिसी भी रहे हैं, उनसे जानेंगे जो बजट है IMF की डायरेक्शन पे लाया जाता है या बाकी FBR जो स्टेक होल्डर की जो तजावीज़ हैं उन पर अमल पैरा होते हुए बजट बनाते हैं। लेकिन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। शाह साहब ये बताइएगा, ये एक प्रशासनिक एरिया में भी, ताजरों में भी और ब्यूरोक्रेसी में भी और जो चैम्बर है उनमें भी, जो पाकिस्तान का बजट है IMF की डायरेक्शन पर बनाया जाता है। आप मेंबर पॉलिसी भी रह चुके हैं, तर्जमान भी रह चुके हैं, क्या वाकई ऐसा है जो भी बजट पेश होता है वो IMF की डायरेक्शन पर पेश होता है? ये वाला बजट पिछले वाले बजट से बहरहाल बेहतर है। कुछ चीजें, कुछ रिलीफ इसमें दिए गए हैं, सेल टैक्स के कुछ रिलीफ दिए गए हैं और कुछ विथहोल्डिंग टैक्स की प्रोविजंस खत्म की गई है। लेकिन दो प्रोविजंस मैं पॉइंट आउट करूंगा कि खत्म नहीं करनी चाहिए थी। कैश विड्रॉल पे और बैंक ट्रांजैक्शन पे, बैंक इंस्ट्रूमेंट्स पे जो सेक्शन 236B का विथहोल्डिंग थी वो सिर्फ नॉन फाइलर पे है। इस पे 30 बिलियन से ज्यादा आपको टैक्स आता है। FBR की कमजोरी ये है कि इस इंफॉर्मेशन को उन्होंने यूज नहीं किया प्रॉपर्ली। इसको यूज करना चाहिए और इसको खत्म नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय आपका जो मिनिमम टैक्स 113 का है वो आपने 1.5 से 1.25 किया है। अगर आइडियली तो उसको 0.5 पे लाना चाहिए, लेकिन अगर फेडरल में करना है तो कम से कम 1 पे कर देते। लेकिन ये वाले जो दो विथहोल्डिंग टैक्स हैं जो सिर्फ नॉन फाइलर पे थे, फाइलर में नहीं थे, ये खत्म नहीं करने चाहिए। हमने बहुत देर बैंकों से मुज़ाकरात करके उनसे सिस्टम बनवाया था। आप वो सिस्टम खत्म करवा देंगे, कल को आप दोबारा ये टैक्स लगाना चाहेंगे, फिर बैंकों को कहेंगे कि आप वो सिस्टम बनाएं, तो उनका भी टाइम जाया होता है, पैसे जाया होते हैं। आपने को रेट चेंज करना है तो कर लें, लेकिन ये दो प्रोविजन रहने देनी चाहिए। ठीक है, 12 विद होल्डिंग टैक्सेस बजट में खत्म किए हैं, शराब भी कम की गई है। आप उनको किस तरह देख रहे हैं? अगर ये टैक्सेस कितना कम करने से क्या विद होल्डिंग टैक्सेस उनमें से ये जो दो खत्म किए ये खत्म नहीं होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंटेशन मेजर है बेसिकली, और आप डॉक्यूमेंटेशन मेजर के अगेंस्ट जा रहे हैं। ये सिर्फ नॉन फाइलर के लिए था, फाइलर के लिए नहीं है। और कल को आपको दोबारा लगाना पड़ेगा तो आपको बैंकों से बात करने में, उसके सिस्टम बनवाने में देर लगेगी। आपने जब रेट चेंज करने कर ले, बट इनको कंटिन्यू रखें। बाकी ठीक है, और भी खत्म होने चाहिए विथहोल्डिंग के, बहुत सारे सेक्शन खत्म होने चाहिए, लेकिन ये दो सेक्शन आपके काम के थे डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और रेवेन्यू भी इसमें 30 बिलियन से ज्यादा आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने इतना बड़ा अपना टारगेट रख लिया है और आपने ये जो मेजर्स खत्म किए हैं, इससे आपका कौन सी ऐसी चीज होगी जिसमें आप 100 बिलियन तक जा सकेंगे? अभी आपको 47 बिलियन प्लस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको 1100-1200 बिलियन अगले साल दोबारा एक्सपेक्ट करते हैं। अगर 4% ग्रोथ है और 8% आपकी इन्फ्लेशन है तो ये सारा 500-600 बिलियन बनता है 4700 के अगेंस्ट। और इतना आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स नहीं है कि आप 500 बिलियन का गैप पूरा कर सकें। शाहिद हुसैन असद साहब, ये हुकूमत एक इस दफा जो टैक्स जो बढ़ाए हैं
3 लाख नए टैक्स पेयर हमारे पास आए। अगर 3 लाख 26 लाख पहले थे, 3 लाख नए 29 लाख टैक्स गोशवारे हो गए। अगर इन्हीं नए टैक्स पेयर से जो 1000 अरब रुपए जो आदाब का बढ़ाया गया है, आप समझते हो कितना लोगों को कितना हो जाएगा? मैं नहीं समझता कि डॉक्यूमेंटेशन के बगैर आपका सिर्फ नंबर ऑफ टैक्स पेयर बढ़ाने से डॉक्यूमेंटेशन के बगैर टैक्स नहीं बढ़ सकता। ये जितना इस वक्त कोई 3 मिलियन के करीब टैक्स पेयर है, तो टैक्स पेयर का नंबर बना है फाइलर का, ये बना तो इस वजह से है कि हमारे ही जमाने में फाइलर नॉन फाइलर की डिस्टिंक्शन क्रिएट की गई थी और उसकी वजह से लोगों को टैक्स रिटर्न फाइल करने की मजबूरी हुई। लेकिन अभी भी इसमें बहुत से फाइलर ऐसे हैं जो एग्जाम्प्ट इनकम वाले हैं, पेंशनर्स हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, वो बड़े शहर में रहते हैं या किसी भी शहर में रहते हैं और 500 गज से ज्यादा बड़े घर में रहते हैं या ज्यादा गाड़ी मेंटेन करते हैं, तो उनको मजबूरन एक रिटर्न देना पड़ती है, बट उनकी मोस्टली रिटर्न 0 इनकम की होती हैं। और इसके आगे जो काम करना चाहिए हमारा, थोड़ा सा एक सिस्टम ट्रायल के थ्रू हमें डेवलप करने की जरूरत है कि इनकी वेल्थ स्टेटमेंट हम स्क्रूटनाइज करके देखें कि क्या ये वाकई 0 इनकम वाले लोग हैं या इसमें मजीद कुछ काम करने की जरूरत है और इनसे कुछ इनकम ली जा सकती है। इस तरह से जो कैश विड्रॉल है या सेक्शन 236 की बैंक इंस्ट्रूमेंट्स के विदहोल्डिंग है, उस पर हमें ये देखना चाहिए था कि ये जो भी बैंक इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं ये किस काम पे इन्वेस्ट किए गए हैं और वो इन्वेस्टमेंट क्या डिक्लेयर की गई है और वो मार्केट रेट के मुताबिक है कि नहीं है और क्या उसके सोर्सेज उस बंदे के पास है कि नहीं है। इस पर थोड़ा काम करने की जरूरत थी। उस काम को चलाना चाहिए, ना कि इन प्रीमियम को खत्म करना चाहिए। लोगों को शिकायतें बहुत थी कि उसमें बहुत किस्म की खराबियां हो रही थी, तो एफबीआर ने अच्छा इकदाम ये उठाया है कि अगर आप इंपोर्ट पे या सप्लाई पे एग्जम्पशन सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे तो 15 दिन के अंदर कमिश्नर उस पे फैसला करने का पाबंद। वजीर साहब ये बताइएगा, ये शौकत तरीन साहब ने जो बजट पेश किया है, एफबीआर की जो परफॉर्मेंस है क्योंकि उनका सवाब भी वो कह रहे हैं हमने कम कर दिए अफसरान के, अगर वो ऑडिट भी उनसे नहीं करवाएंगे तो फिर कैसे वो टारगेट्स अहदाफ किस तरह क्या तरीके कार होगा, एफबीआर का क्या अमल होगा, आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने कहा है कि ऑडिट को आउटसोर्स करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, ये पहले भी हो चुका है और ये सिस्टम नाकाम हो चुका है। इसलिए कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हम असाइन करते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जो दूसरे वकील आते हैं टैक्स पेयर के, और टैक्स पेयर खुद भी और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट वो ताउन नहीं करते। पहले भी ये बुरी तरह नाकाम हुए और ये बता रहे हैं कि 3% या 4% केसेस वो सेलेक्ट करेंगे और उनका ऑडिट करेंगे, तो ये 30 लाख टैक्स पेयर में 90,000 टैक्स पेयर होते हैं। वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो लाख रुपए से ज्यादा मांगता है। यहाँ IBR में तो इतना खर्चा नहीं होता, तो ये कोएफिशिएंट नहीं होगा, उसका खर्चा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का होगा वो टैक्स कलेक्शन से ज्यादा हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि पहले नाकाम हुए थे और वो केसेस फिर हमने असाइन किए थे अपने टैक्समैन को, अपने असेसिंग ऑफिसर्स को। तो ये जो निज़ाम ये बता रहे हैं, वजह कर रहे हैं हमारे शौकत तरीन साहब, ये ऑलरेडी फेलियर है पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस में। ये नाकाम होगा, इनके अफसरान उनके साथ ताउन नहीं करेंगे और APR की परफॉर्मेंस और मजीद नीचे हो जाएगा। ये हो सकता है कि सैंपल बेसिस पे कोई 1000 केसेस 500 केसेस तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को असाइन हो जाएं या किसी पैनल को असाइन हो जाएं, लेकिन तमाम केसेस को किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों को एलोकेट करना और फिर बाद में उनमें झगड़ा होना, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपस में लड़ते हैं, जो वो किताबें लाएगा वो लड़ता है उस चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो हमारा ऑडिटर होता है महकमे का। तो ये नाकाम हो चुका है पहले भी और आगे भी इसमें लड़ाइयां होंगी और ये नाकाम होगा। इसमें बिलियंस ऑफ रुपीस APR का खर्चा होगा और ये विजिबल नहीं है। जी वजीर साहब ये भी बताइएगा, अगर ये हुकूमत के लिए जो अपोजिशन का भी प्रेशर है, अवाम का भी प्रेशर है, रिलीफ का भी, फिर ये हुकूमत के लिए ज्यादा परेशानी का सबब नहीं बनेगा? ये बजट जब पास नहीं होगा, दूसरे मुहैया ये नहीं होंगे, आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए परेशानी का बायस है। हुकूमत ने एक ऐसा बजट पेश किया है, जाहिर है ये इलेक्शन का बजट आप इसको कह सकते हैं।
उन्होंने रिलीफ दिए हैं और उन्होंने बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर का बजट रखा है, फिस्कल डेफिसिट का बजट रखा है। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा प्रेशर होगा, कर्जे मजीद लेने पड़ेंगे कमर्शियल बैंक से और दूसरे इदारों से, और वो हुकूमत पे बहुत बड़ा प्रेशर पड़ेगा। ये बजट का पास होना जो है, वो बजट तो शायद इनके पास नंबर हो, पास कर दें, लेकिन आगे जो मुल्क में इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और वैसे भी इंटरनेशनल मार्केट में फूड आइटम्स की कीमतें बढ़ी हैं, तो हमारे यहाँ मजीद 8% का है, ये डबल डिजिट में जाएगा। इनका जो उसका सारी इन्फ्लेशन के जो रेट है 8% का, ये मेंटेनेबल सस्टेनेबल नहीं है। ये अगले साल में मजीद बढ़ेगा और ये बजट बेकार होगा हुकूमत के लिए। हुकूमत को चाहिए था कि जो खर्चा है 3,900 का, इतना बड़ा खर्चा न रखते, इतने बड़े अखराजात न करते, इसको मजीद कमी की जरूरत थी, और इन्होंने बहुत बड़े खर्चात किए, और उन खराजात में मजीद भी इजाफा होता है, 10, 15, 20% का और इजाफा होगा। तो मैं समझता हूँ कि सस्टेनेबल बजट नहीं होगा, बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए। रहमतुल्लाह वजीर साहब, ये बजट से कोई महंगाई का भी तूफान आएगा, को आप समझते हैं? कोई महंगाई जो जैसा पेश किया गया है, अगर इस तरह हो तो महंगाई का तो इन्होंने ये किया है कि इन्होंने कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस नए नहीं है, बहुत कम टैक्सेस हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, मां सिवाय पेट्रोलियम पे उन्होंने क्या किया है कि जो क्रूड पेट्रोलियम है, जो पाकिस्तान से निकलता है और बाहर से भी क्रूड पेट्रोलियम आता है, पहले वो 0 रेटेड होता था जी, अब उन्होंने उस पे सेल टैक्स लगाया है 17%। मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने कहा कि ये 38 बिलियन या पता नहीं कितने बिलियन है, 38 बिलियन का कह रहे हैं कि इतना होगा। मैं समझता हूँ कि इससे इन्फ्लेशन में इजाफा होगा, क्योंकि ये आम कंज्यूमर इसको बियर करेगा अल्टीमेटली। तो मैं समझता हूँ जी शाह साहब, ये जो बजट हुकूमत ने पेश किया है, ये जिस तरह रहमतुल्लाह वजीर साहब कह रहे हैं, पेट्रोल की सूरत में महंगाई लेकर आएगा, लेकिन हुकूमत के लिए टफ टाइम भी होगा और एफबीआर के जो मुश्किलात होंगी। आप क्या समझते हैं, क्या जो ये बजट पास होने से पहले हुकूमत को मैयर लेने पड़ेंगे, इसमें सोचो विचार करना पड़ेगा दोबारा? कोई भी ऐसा बजट नहीं होता जिससे अवाम बहुत ज्यादा खुश या मुतमईन हो। पिछले साल के बजट की निस्बत तो ये थोड़ा सा बेहतर है। ये जो ऑडिट वाली बात आपने शुरू की थी कि थर्ड पार्टी ऑडिट होगा, शौकत तरीन साहब ने ये तजर्बा 2009 में जब ये पीपल्स पार्टी की कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर थे तभी किया था, तभी ये तजर्बा नाकाम हुआ था। और मेरे ख्याल में इस तजर्बे को दोहराने की बजाय आप अपने अफसरों की या ऑडिट एक्सपर्टीज को बेहतर करें और डॉक्यूमेंटेशन पे जोर दें और ऑटोमेशन पे जोर दें। डॉक्यूमेंटेशन से इस बजट पे आप निकलने की कोशिश करते लग रहे हैं। जो दो एक प्रोविजन मैंने बताई थी, तो आप डॉक्यूमेंटेशन मेजर्स को डिफीट कर रहे हैं, उसको आप लोगों को ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन में लाएं। अलबत्ता विदहोल्डिंग के रेट आप बेशक कम करें और होना भी चाहिए। उनको इतना बड़ा टारगेट दे दिया गया है एफबीआर को, और हरासमेंट भी कोई नहीं करनी, जवाबदेही भी जो उनकी है वो भी कम की गई है, छापे भी कोई नहीं मारने, किसी नए टैक्स पेयर मौजूदा टैक्स पेयर को या नए टैक्स पेयर को हरासा भी नहीं करना। तो फिर एफबीआर के पास कौन सी ऐसी है जो या डाटा है जिससे वो नए टैक्स पेयर को नेट पे लाएंगे और अपना अहदाफ? एफबीआर आपकी वर्कफोर्स है, आपकी फौज है, आप उनको डिस्करेज तो बिल्कुल ना करें। अगर कोई पे कोई शिकायत या खराबी है तो उसको आप जरूर रोकें। जैसे कि एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट के सिलसिले में आपने अच्छी मेजर अख्तियार की कि अगर कोई अप्लाई करता है एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट के लिए कमिश्नर को, तो 15 दिन के अंदर वो उसका फैसला करे, अदरवाइज इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन इशूड, ताकि अननेसेसरी चीजें लटकती ना जाएं। और इसमें बहुत सी शिकायतें थी, वो शायद शिकायतें इससे कुछ काफी हद तक ठीक हो जाएंगी। लेकिन एफबीआर को आपको अख्तियार दिए बगैर आप उनसे इसकी ज्यादा रिकवरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और इकोनॉमी के साथ इसका ताल्लुक होता है। आपकी अगर ग्रोथ आप 4% कहते हैं अगर सही है और 8% या 9% के करीब महंगाई है, तो 12-13% जो है ये आपका नॉमिनल ग्रोथ बन सकती है। इस साल अगर आपका 47 बिलियन कलेक्शन होती है तो इसका 6%, इसका जो ये 12-13% है, तो 600 बिलियन के करीब बनता है। तो 600 बिलियन 47 में जमा कर लें तो तकरीबन आपका 5300 बिलियन के करीब कलेक्शन जा सकती है। उसके बाद आपने टैक्सेस कुछ हटाए हैं, रेट भी कम किए हैं, आपने कुछ विदहोल्डिंग भी कम की हैं, तो उस पे अपेरेंटली
और अगर आप एफबीआर को भी थोड़ा सा उनको आप अकाउंटेबिलिटी तो जरूर रखें, उन्हें कहें कि लोगों को अननेसेसरी हैरेस ना करें, तंग ना करें, लेकिन उनका अख्तियार और उनको प्रॉपरली काम करने का चांस देना चाहिए। उसके बगैर आप उनसे कोई रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ठीक है शाह साहब, ये जिस तरह हम लोग वज़ीर साहब कह रहे थे, ये हुकूमत के लिए टफ टाइम होगा। आप समझते हैं हुकूमत ने जो 3 साल में पीछे साहब का बजट लिए टैक्स के हवाले से, उनकी सिमत दुरुस्त थी। आज जो शरह नमू कर रहे हैं हम 4% तक ले आए हैं और इस साल में 4.8% हम इसको शरह नमू रखेंगे, मुमकिन हो सकेगा? बात यह है कि जो भी शरह नमू की बात कर रहे हैं, या मुझे तकरीर में मिनिस्टर साहब की था कि लोगों की इनकम 15% बढ़ गई है, मुझे वो बात समझ नहीं आई कि किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। आपने पिछले साल ना तनख्वाहें बढ़ाई, ना पेंशनें बढ़ाई, ना प्राइवेट सेक्टर इस पोजीशन में था कि लोगों की तनख्वाहें बढ़ा सकता। बहुत से लोग जॉबलेस हो गए। लोगों की इनकम ओवरऑल 15% बढ़ी कैसे है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। जीडीपी का कहते हैं कि फिगर इतने पे चला गया है, वो जरा थोड़ा सा उसकी या तो हमें कोई कैलकुलेशन बताई जाए कि इस तरीके से उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है। रहमतुल्लाह साहब को कहना सही है कि वो जितना टारगेट आपने एफबीआर को दे दिया है वो डिफिकल्टी होगा। असल चीज गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर काम करना है, जिसमें कि सही तवज्जो नहीं दी जाती। बहुत सारा इस पे काम करने की जरूरत है। और किसी वक्त अगर आप कहेंगे तो हम इस पे थोड़ी डिटेल से डिस्कस भी कर लेंगे कहाँ पे आप इसको काम करें। मेन चीज मैंने देखा ये कि 99-2000 में एफबीआर 300 बिलियन इकट्ठा करता था, हमारा तब भी गुजारा नहीं होता था। अब एफबीआर 4,500 बिलियन इकट्ठा करने लग गया है, तब भी हम मुकम्मल हैं। इस वक्त तकरीबन 3,000 बिलियन का कर्जा लेके साल का गुजारा चला रहे होंगे। अगर हम अपना किचन चलाने के लिए उधार लेते हैं तो ये तो बहुत अच्छी खबर नहीं है। अच्छी चीज एक मिनिस्टर साहब की बयान जो है वो अगर वो उस पर अमल हो कि हम एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देंगे, इस पर तवज्जो देंगे, उससे अच्छी बात यह है कि आपके लोग भूखे नहीं मरेंगे। एक एग्रीकल्चर कंट्री को जो खाने वाली चीजें हैं, खाने पीने वाली, उनको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होना चाहिए। इस पे अगर ये तवज्जो देते हैं तो दिस वुड बी अ गुड थिंग। रहमतुल्लाह वज़ीर साहब, ये हम जब बजट बनाते हैं जो महसूलात का अहदाफ है शरह, उसको देखते हुए बनाते हैं, ना कि टैक्सेस की बिना पर। एक तो सवाल आपसे ये है टैक्सेस की बिना पर किस तरह वो हम बजट बना सकते हैं। दूसरा सवाल आपसे ये है कितने सेक्टर हैं वो जितने ज्यादा हुकूमत के साथ कंट्रीब्यूशन करते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन के लिहाज से उनके टैक्सेस लगाए जाते हैं, ये कम या ज्यादा किए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एफबीआर या हुकूमत जो सेक्टर जिस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर है वो उसकी कंट्रीब्यूशन हुकूमत के साथ बहुत कम है, लेकिन उस पर टैक्स की शरह देख लें। दूसरे सनती एरिया है उस पर वो कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं, उनकी टैक्सेस की शरह देख लें। इसको देखते हुए इस बजट में आप क्या देख रहे हैं, कौन सा रिलीफ इसको मिलेगा, कितने कंट्रीब्यूशन के हवाले से जो हुकूमती दावे थे वो कहाँ तक पूरे होंगे? मैं समझता हूँ कि जो मुख्तलिफ सेक्टर हैं, देखो ना, आपने एग्रीकल्चर तो सीधा अपने प्रोविंस को दिया है। आपका डायरेक्ट टैक्स का आपका कोई उस पर आईनी तौर पे कोई अख्तियार नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स आप लगा सकते हैं एग्रीकल्चर पे, लेकिन वो जाहिर है हमारे फूड आइटम्स है, एग्रीकल्चर की कीमतें वैसे ही बहुत ज्यादा है हमारे प्रोडक्ट की, तो हम इनडायरेक्ट टैक्स को नहीं लगाएंगे। तो मसला ये है कि जो उसके बाद जो बाकी सेक्टर है, मसलन ये जो आपका है हाउसिंग सेक्टर है, इसको गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी एग्जम्पशन दी है, बहुत बड़ी इन्होंने एक फैसिलिटी दी है कि इसमें कोई इन्वेस्ट भी करता है उसकी भी एग्जम्पशन है, और उसके अलावा उसके टैक्स के जो रेट हैं वो बहुत कम है। मैं समझता हूँ कि एक सेक्टर को चलो बूम की जरूरत है, हमारी इकोनॉमी को बूम करने की जरूरत है, लेकिन इतना बड़ा ही एग्जम्पशन देना ये बहुत जाती की बात है किसी भी सेक्टर को। अब आपने जो आपकी वो कैपिटल गेन है जो इस पे स्टॉक एक्सचेंज वाला गेन है, उसको आपने फिर 25% कम कर दिया। आप कह रहे हैं हर साल इसको 25% कम करते जाएंगे, वो वैसे ही रिड्यूस रेट था 15 से, आपने फिर कहा 12.5% करें, तो 15% तो बहुत कम रेट है। अगर आप नॉर्मल रेट को देखें, किसी को अगर इनकम होती है तो 35% तक आप टैक्स लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट को रेशनलाइज करने की जरूरत थी। सबसे बड़ा सेक्टर आपका उसका है टोबैको का है, टोबैको को आपने छोड़ दिया है। टोबैको को उन्होंने जो नीचे वाला वो था
जो नीचे वाला वो है टियर है, उसको आपकी अगर 5,900 से 1 रुपए भी नीचे होता है तो एकदम 5,002 से आपका रेट आ जाता है 1,650। इसको करना था 3,000। ये सबसे बड़ी इनको 55 अरब रुपए इनको आना था। इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है कि उन्होंने इस दफा हुकूमत ने जो टोबैको सेक्टर है जो मुल्क के लिए बड़ी तबाहकुन है, इंसानों के लिए दुनिया भर में उस पर टैक्सेस बहुत ज्यादा है, आपने उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया है। सिर्फ आपने कहा कि जी अगर लिक्विड कोई ला रहा है तो उस पर 5,500 का होगा। वो लिक्विड तो हमारे मुल्क में वैसे ही बहुत कम है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इसको इस सेक्टर का जो लोअर वाला टियर है उसको बढ़ाने की जरूरत थी, जो इन्होंने हुकूमत ने नहीं की और तकरीबन 50-55 अरब रुपए जाया कर दिए। तो हुकूमत को चाहिए था कि उन सेक्टर को डिस्करेज करें जो मुल्क के अवाम के लिए, सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। और ये इन्होंने बड़ी जाती की है कि उन्होंने टोबैको सेक्टर को छोड़ दिया है और बाकी जहां जहां बेवरेजेस वगैरह हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह उस पे उनको टैक्सेस बढ़ा के इनको कम से कम 100 अरब के करीब मजीद टैक्सेस जनरेट कर सकते थे ऐसे सेक्टर से जो मुल्क के लिए और अवाम के लिए कोई फायदा नहीं है, तबाही के अलावा। तो इन हुकूमत ने बहुत मौका जाया कर दिया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, इसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, अपने मुल्क को किस तरह मुल्क की आमदन को बेहतर कर सकते हैं और लोगों को किस तरह खुशहाल कर सकते हैं? लोगों को देखे ना, बात ये है कि आपको डायरेक्ट टैक्स का जो मौजूदा कलेक्शन है और आपने इतने ब्रैकेट्स रखे हुए, एक चीज इन्होंने इस बजट में अच्छा भी किया है कि जो इन्वेस्टमेंट थी इंडस्ट्री की और जो मिसयूज हो रही थी बहुत बड़े पैमाने, वो उन्होंने इस दफा अक्रॉस द बोर्ड खत्म कर दिया। जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट आती थी तो आपको उस पर 10%, 15%, कुछ तो ऐसी इंडस्ट्री थी जिनको आप 100% तक उसकी इन्वेस्टमेंट पे टैक्स क्रेडिट देते थे। इन्होंने पहली दफा किया और इन्होंने कल जो हमारे मेंबरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उन्होंने कहा यहाँ से 100 अरब रुपए जनरेट होंगे। अल्लाह करे कि यहाँ से कुछ 100 अरब बाकी जनरेट हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और आपका जो डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन है ये पीटीआई के दौर में नीचे आ गया है, ये तकरीबन 35% पे आ गया है। ये किसी जमाने में 38% था, 39% था, 40% था। इनको डायरेक्ट टैक्स की वेन्यूज को तलाश करना पड़ेगा। और जो नॉन फाइलर्स हैं, जो जिनकी रियल इनकम है, इन्होंने इस दफा जो बिजली का 75 से 25,000 कर दिया है। मैं समझता हूँ 25,000 तो 2.5 लाख का बिल हो जाता है। ये तो बहुत कम है, लेकिन बहरहाल उनके बाकी एक्सपेंडिचर अगर आप मिला लें तो उन पे उन्होंने जो 7.5% का टैक्स लगाने की डोमेस्टिक कंज्यूमर पे लगाने की कोशिश बात की है। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी तजवीज है, ये देखने की बात होगी। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने जो रियल इनकम पे टैक्सेशन का कंसेप्ट है, अगर इन्होंने 12 विथहोल्डिंग टैक्स की जो प्रोविजन है वो खत्म की है और शायद वो उसी तरफ जाना चाहते हैं कि जो रियल इनकम है उस पे टैक्सेशन का किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जहां एफडीआर के साथ न नाला ताउन करता है, न बैंकिंग सेक्टर ताउन करता है, न प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इदारे जो है एक्साइज टैक्सेशन प्रॉपर्टी वाले वो उनको डेटा मुहैया करता है। तो ये डेटा जब तक नहीं होगा ना सही मानों में ऑडिट हो सकेगी, ना ये जो 3 कैटेगरी के केसेस हैं, ग्रीन, येलो और रेड के कैटेगरी, जिसमें आप कहेंगे जी रेड वाला जो है इसका ऑडिट होना चाहिए, येलो वाला उसके बाद में होना चाहिए, और जो बिल्कुल ग्रीन है उसको तो टच ही नहीं करना चाहिए। फेयरनेस का तकाजा है कि जो बहुत अच्छा टैक्स पेयर है उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। ये कंसेप्ट जो दुनिया भर में राइज है ये करना पड़ेगा। और उसके बाद बिहार के अफसरान पे एतमाद करना पड़ेगा। बिहार में बड़े अच्छे अफसरान भी हैं और अगर एतमाद का फुकदान रहा तो एफडीआर परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा। आप मॉनिटरिंग भी नहीं करने दे रहे हैं, दूसरी चीज भी नहीं करने दे रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा शौकत तरीन साहब को अपना जो वर्कफोर्स है उनको कॉन्फिडेंस में लेके आगे जाना चाहिए। रहमतुल्लाह वजीर साहब, सिर्फ आखिरी सवाल सिर्फ मुझे बता दें सर, इस बजट में कौन सी गलतियों को हमने दूर करना चाहिए और कौन सी नई मेजर लेने चाहिए? मैं समझता हूँ कि जो मेजर मैंने आपको बताया कि एक तो जो टोबैको है और बेवरेजेस सेक्टर है, 2 सेक्टर हैं, टोबैको और बेवरेजेस, इससे आप 60, 70, 75 बिलियन जनरेट कर सकते हैं इजीली। मैंने आपको एक चीज बता दी। उसके अलावा जो नॉन
उन पे आपको कंसंट्रेट करना चाहिए। विदहोल्डिंग टैक्स से अच्छा है कि आपने रियल इनकम पे आ गए हैं। अब उसके बाद जो आपके पास डेटा है, ऑटोमेशन अगर आपने किया हुआ है तो ऑटोमेशन खासकर जो रिटेलर सेक्टर है, होलसेलर सेक्टर है, उस पे कंसंट्रेट करने की जरूरत है। वहां आप अगर ऑन द स्पॉट सेल का कोई कंसेप्ट आप सही मानों में उसको इंट्रोड्यूस करें और सब पे अक्रॉस द बोर्ड कर लें, तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को यहाँ से 100 अरब जो है रिटेलर मार्केट में है। और आप डुअल टैक्स ले जा रहे हैं। शौकत अजीज साहब इस टैक्स की भी बात कर रहे हैं, उधर आपने कहा है बिजली पर आपने टैक्स लगाया है और बिजली के टैक्स का आप छोटे रिटेलर को कह रहे हैं ये आपका जो है मिनिमम टैक्स है। उधर भी आप टैक्स ले रहे हो, उस टैक्स को आपको निकालना पड़ेगा रिटेलर से। इसी तरह सेल टैक्स भी आपने कहा आपको रिटर्न देने की जरूरत नहीं है। छोटे रिटेलर्स को आपने कहा है कि आपको रिटर्न देने की जरूरत नहीं है, आप अपने बिजली के बिल में जो सेल टैक्स है वो आप जमा कर लें। वो आपने 5%, 7.5% डिपेंडिंग उसके बिल के ऊपर, जो 50,000 से कम महीने का बिल उस पर आपने रखा है, उसको आपने ये जो ड्यूअल टैक्सेशन है, ड्यूअल कैरेज है, इसको खत्म करना पड़ेगा। एक टैक्स कर दें तो आपको वहां से और उनके ऊपर आपने ऑटोमेशन में लाना पड़ेगा, उनको लिंकेज देना पड़ेगा। जैसे आपने बड़े होलसेलर के लिए कर दिया है, मौजूदा सिस्टम में जब तक कि आप उस टैक्स को खत्म नहीं करते, नया टैक्स आप नहीं लगा सकते। वो इनकम टैक्स सेल टैक्स दोनों को आप खत्म करके और जो नया आप कह रहे हैं कि जो आप ऑटोमेशन में लाएंगे, उनके ऊपर आप सिस्टम लगाएंगे, बिहार में उनकी जो इनवाइसेस हैं उनका डेटा रियल टाइम पे आएगा। जैसे बड़े रिटेलर का आपने कहा है 1000 रिटेलर का या 1200 रिटेलर का, जैसे आपको 10-12 अरब रुपए भी आए हैं, एडिशनल आए हैं, तो इस तरह आप छोटे रिटेलर्स के लिए भी करते तो मैं समझता हूं कि सिस्टम बेहतर हो सकता है और उसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। आपने सिस्टम के साथ लिंक किया, उसके बाद आपने नहीं देखना है, वो खुद ब खुद सिस्टम आना चाहिए। मैं समझता हूँ इस तरह टैक्स में आपकी जी बहुत शुक्रिया। रहमतुल्लाह वज़ीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। शाहिद हुसैन असद साहब, आपका हमें बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जावेद मसूद ताहिर भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया बजट का हवाले से आज हमने बहुत कोशिश की थोड़ा, उम्मीद है हमारे नाज़रीन को पसंद भी आएगी। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह हमारे साथ ये दोस्त भी हो सकते हैं, नए दोस्त भी हो सकते हैं, फिर बजट पे डिस्कशन होगी। इजाज़त दीजिए।